गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मोनिका यादव है और मैं क्लास 12th को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। ओके, तो पहला चैप्टर आपका क्या है? ठोस अवस्था। तो वो रिड्यूस हो चुका है। हम स्टार्ट करेंगे विलियन चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको चैप्टर का नेम क्लियर होना चाहिए कि विलियन होता क्या है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का नेम क्लियर है तो आपको समझ आ जाएगा कि आप उसके अंदर किस चीज़ की स्टडी करोगे। ठीक है, तो पहले आप विलियन के बारे में जानिए कि विलियन क्या होता है। लिखा हुआ है मैंने परिभाषा, दो या दो से अधिक अवयवों का। ठीक है, कम से कम दो तो अवयव होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन दो से कम से नहीं काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलियन। ठीक है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक अवयव। लेकिन समांगी मिश्रण में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। तो समांगी मिश्रण का अर्थ होता है मिश्रण में सभी जगह संगठन व गुण कैसे होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। तो ये तो हो गई किताब की भाषा कि मिश्रण में सभी जगह संगठन व गुण एक समान। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इस लाइन का क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो भी आपके पास कोई भी मिक्सचर है उसको हम सोल्यूशन कब बोलेंगे? उसको सोल्यूशन तब बोलेंगे जब उसके हर एक पॉइंट पे जो संगठन है और गुण हों वो एक जैसे हों। मतलब जैसे आपने कोई भी सोल्यूशन लिया हुआ है तो अगर आप उसकी किसी भी पॉइंट पे चेक करते हो तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें सेम मिलनी चाहिए। कि अगर आप किसी अदर पॉइंट पे भी वहाँ पे वो चेक करते हो वही चीज़ें, तो वो भी आपकी कैसी मिले? फर्स्ट में जहाँ आपने चेक किया था उसी के जैसे मिले, तो आप उसको क्या बोलोगे? समांगी मिश्रण। तो जो मिश्रण समांगी होता है उसी को आप सोल्यूशन बोलते हो। ठीक है ना, सोल्यूशन सिर्फ केवल समांगी मिश्रण ही होगा और कोई मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ जाता है आपका विलयन के पार्ट। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी कि विलयन क्या होता है। तो विलयन के दो मेजर पार्ट होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक को ना इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट और विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि विलायक और विलेय कहते किसे हैं? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, विलायक वो होता है जिसकी सोल्यूशन में क्वांटिटी ज़्यादा हो। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। मात्रा जिसकी सोल्यूशन में ज़्यादा होगी उसको आप विलायक बोलोगे और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। ठीक है, आप इसको दूसरी भाषा में भी समझ सकते हो। कैसे? अगर आपने कोई भी सोल्यूशन बनाया तो उसमें क्या होगा? सोल्यूशन हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ है, दोनों चीज़ आपने ली हुई है, एक विलायक और एक विलेय है, तो जो विलेय है ना वो पूरा मतलब उसमें घुल जाना चाहिए, डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, विलायक में, तो उसको बोलते हैं आप समांगी मिश्रण और उस समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आप इससे भी विलायक और विलेय का पता कर सकते हो। जिसमें घुलता है वो विलायक होता है और जो चीज़ घुलती है वो विलेय होता है। ठीक है ना, आप क्या कोई सी भी लैंग्वेज में याद रख सकते हो मात्रा के हिसाब से भी, या जिसमें घुलता है वो विलायक है और जो घुला है वो विलेय है। ठीक है, तो ये आपका विलयन था और विलयन के दो मेजर पार्ट थे। अब आ जाता है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होती है जिसमें किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। 5 से 6 टर्म है तो उन्हें तो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि आपको सांद्रता क्या होती है। देखो, सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। मैं लिख देती हूँ एक बार, कंसंट्रेशन। इंग्लिश के वर्ड भी थोड़े बहुत याद करते साथ साथ चलना। ठीक है, तो सांद्रता को तो कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब सांद्रता एक्चुअल होती क्या है? ठीक है, तो सांद्रता क्या होती है आप ये समझ सकते हो कि आपके पास एक सोल्यूशन है। मान लो आपके पास क्या है? पानी है और आपने उसमें शुगर डिज़ोल्व किया हुआ है। ठीक है, शुगर को उसमें पूरी तरह से घुल लिया है। तो जब आपने उसको शुगर को उसमें डिज़ोल्व कर लिया है तो हुआ क्या? वो बन गया आपका सोल्यूशन। और जब आपका वो सोल्यूशन बन गया है तो उसमें सोल्यूट क्या है? शुगर है और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो आप क्या होता है कि आपकी उसमें आप शुगर, ऐसा हो सकता है किसी ने कम डाली हो, कोई ज़्यादा डाल रहा है शुगर, तो वो शुगर की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, वो क्या होगी? शुगर की कंसंट्रेशन होगी। आप जितनी ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो कि सांद्रता कुछ नहीं है, एक रेशियो है। जो चीज़ ज़्यादा है उसकी सांद्रता ज़्यादा है और जो चीज़ कम है उसकी सांद्रता कम है। ठीक है, तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार से कर सकते हैं, उनको कई यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, कई मात्रात्मक वर्णन होते हैं उसके। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, द्रव्यमान को बोलते हैं मास इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/W से। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि इसको मास बोलते हैं द्रव्यमान को तो M/M से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, आप इसको W/W से ही करोगे। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ 2 से 3 टर्म मैं कराऊंगी, उनके डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं क्योंकि उनकी कोई भी थ्योरी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले लर्न कर लेना है।
तो द्रव्यमान प्रतिशत बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको प्रतिशत निकालना है ना, जब भी आपको प्रतिशत निकालना होता है तो मल्टीप्लाई 100 से करने होते हैं, ठीक है। और अगर प्रतिशत को हटाना है तो डिवाइड लगाना होता है 100 से। तो अवयव का जब आप द्रव्यमान निकाल रहे हो वो भी किस में, परसेंट में, तो मल्टीप्लाई 100 से करनी पड़ेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इतना तो समझ में आएगा ये कहाँ से आया। अब आता है ये वाली चीज़ कि ये कैसे बना होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, जिस भी अवयव का आप द्रव्यमान निकालना चाह रहे हो तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, आप उस जो भी आपके पास विलयन है उसमें जिस अवयव का द्रव्यमान परसेंट निकालना है आपको, तो उसी में क्या देखोगे आप, उसमें कितना वो जो अवयव है ना उसका द्रव्यमान कितना है, और बटे वो जो विलयन है उसका कुल द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो इस तरीके से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब आ जाता है सेम ऐसे आयतन प्रतिशत, कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा है, सेम टू सेम आयतन प्रतिशत भी वही है। इसमें क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत में, इसमें जो होता है ना विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान है ना तो वो किलोग्राम में होगा या फिर ग्राम, तो लेकिन यहाँ पे आप जो यूज़ करोगे ना वो यूनिट्स ग्राम में यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान होगा वो भी ग्राम में होगा, और विलयन का कुल द्रव्यमान वो भी ग्राम में होगा। अब बस आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत में इतना डिफरेंट आएगा कि यहाँ पे आप उसको ग्राम में लेके चल रहे थे, यहाँ पे आपको ml में लेना है। क्यों? क्योंकि वहाँ द्रव्यमान था और यहाँ पर आयतन है। तो आयतन प्रतिशत को V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, और अवयव का आयतन प्रतिशत जैसे ऊपर निकाला है सेम वही, अवयव का आयतन रख दो और विलयन का कुल आयतन रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बता दिया 100 से करते इसलिए क्योंकि परसेंट में चाहिए, ठीक है। अगर हमें अवयव का केवल द्रव्यमान चाहिए, अवयव का केवल आयतन चाहिए तो आप 100 को हटा दो, परसेंट नहीं चाहिए ना, 100 को हटा दो। केवल आयतन चाहिए तो उसका आयतन रखो, और अपोन में विलयन का कुल आयतन रख दो, ठीक है। तो उसका आ जाएगा। अब निकालते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सेम वही चीज़ है, द्रव्यमान को W और आयतन को क्या बोलते हैं, V, तो इसको बोलते हैं W/V, ठीक है। तो ये क्या होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये होता है 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, ओके। अगर आपके पास 100 ml पानी है और उसमें 2 ग्राम चीनी या 5 ग्राम चीनी है, देख लेना मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है 5 ग्राम चीनी, यानी आपका जो विलयन है वो ml में हो और कितना हो 100 ml हो, और उसमें विलेय का द्रव्यमान घुला हो, यानी कि वो ग्राम में डिसोल्व होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी विलयन आयतन में हो, मतलब विलयन आपका ml में हो और द्रव्यमान आपका ग्राम में हो, तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका यूज़ जो होता है ना वो फार्मेसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सांद्रता को व्यक्त करने की यूनिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मीन्स ppm, ओके। तो मिलियन तो सब लोग जानते होंगे, मिलियन क्या होता है ना, पार्ट्स पर मिलियन तो समझ लेंगे, पहले मिलियन समझना जरूरी है। देखो मिलियन क्या होता है, आप जानते हो 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 1 लाख में होती है 5 ज़ीरो। 10 लाख में कितनी ज़ीरो हो गई, 6, ठीक है। 10 लाख में क्या होगी, 6 ज़ीरो। जब मतलब 1 के पीछे जितनी ज़ीरो होती है ना उसे 10 टू द पावर उतनी लिख देते हैं, ठीक है। मान लो 1 के पीछे कितनी ज़ीरो है, 1 लाख में 5 ज़ीरो है, तो मैं बोलूँ इसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करो, तो आप पता है क्या बोलोगे, 10 की पावर 5। अब ये मत बोलना 10 की पावर 5 ज़ीरो वहाँ हो गए, नहीं, जितनी ज़ीरो है आप उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हो, है ना, 1 की पावर की फॉर्म में नहीं कि आप 10 वाली ज़ीरो को भी ऐड कर रहे हो, समझ में। एक बार मैं लिख के समझा देती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ 100 को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप इसे 10 की पावर 2 करोगे, ठीक है। इससे मतलब कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि 10 की पावर 2 लिख दिया 2 ज़ीरो तो ये हो गई है 1 ज़ीरो और एक्स्ट्रा, ठीक है। नहीं, इसका मतलब होता है 10 की पावर 2 लिखना है। कैसे, मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। 10 की पावर, जिसकी पावर जितनी होती है ना, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो जब बेस की मतलब ये 10 की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 की मल्टीप्लाई कितनी हो रही है, 2 बार हो रही है 10 में, तो 10 10 100, ठीक है ना। तो ऐसे आ जाता है, किसी का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि 10 टू द पावर 6 को ही हम बोलते हैं 1 मिलियन, ओके। 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6। अभी मैंने बताया था 1 लाख में 5 ज़ीरो होती है, 10 लाख में 6 ज़ीरो होते हैं, और 10 लाख को आप 1 मिलियन बोलते हो इंटरनेशनल सिस्टम में, ओके। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होती है, ये जब यूज़ किया जाता है जब आपका जो सोल्यूट है,
सोल्यूट मीन्स विलेय, ठीक है। जब विलेय की मात्रा क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो, तो तब आप क्या करोगे, ppm का यूज़ करोगे। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो ppm का फॉर्मूला क्या है, अवयव के भागों की संख्या रखो अपोन में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या और मल्टीप्लाई कर दो 10⁶। आपको ये जो 4 यूनिट्स हो गए हैं, मतलब 4 यूनिट्स हो गए हैं अब तक, 4 यूनिट्स मतलब 4 तरीके से आपने सांद्रताओं को व्यक्त करना समझ लिया। इसमें आपको एक समझ में आई होगी चीज़ कि आपको ऊपर हमेशा वो रखना है जिसका आप निकालना चाह रहे हो, है ना। उसका द्रव्यमान रखो, उसका आयतन रखो, उसके भागों की संख्या रखो और नीचे टोटल कर देना है। और परसेंट में बोल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, मिलियन में बोलते हो तो 10⁶ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। अगर समझोगे तो पूरी बुक बहुत इजीली दिमाग में मतलब सेट हो जाएगी, और अगर रटने की कोशिश करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे भूलना स्टार्ट। आज रटा है, आज याद है, कल फिर भूल गए, ठीक है। तो एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करके तब याद करने की कोशिश करो। अब है आपकी नेक्स्ट मोलरता, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जो भी है मोलरता, मोलरता और मोल सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कर लेना है, एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। और डेफिनेशन नहीं आती है तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब, तो कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता को सबसे पहले मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी बिल्कुल सिंपल है, क्या है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ध्यान से पढ़ना है। 1 लीटर विलियन में सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, उसमें क्या है, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या घुली हुई है, तो उसको ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं उस विलियन की, ठीक है। और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा मान लो आपके पास 1 लीटर पानी है और आपने उसमें 5 मोल चीनी घोल दी, तो आप उसको बोलोगे मोलैरिटी, ठीक है। जब आप मतलब 5 मोल चीनी को आपने किस में घोल दिया, आपने घोल दिया 1 लीटर में, तो आप क्या बोलोगे उसको, मोलरता। अब मोलरता का फॉर्मूला है, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब एक क्वेश्चन आता है, आप कहोगे ये परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, है ना, और नीचे बहुत कुछ लिखा है वो भी सब याद करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारा कुछ याद करना है। आप पता है क्या होता है, आप या तो फॉर्मूला लर्न कर लो, थ्योरी लिख लो, या फिर थ्योरी लर्न कर लो, फॉर्मूला लिख लो, आपकी मर्जी है। वैसे थ्योरी इजी है, फॉर्मूला भी आसान है, आप कुछ भी एक बार पढ़ोगे ना ध्यान से तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा क्या था, विलेय की मोलों की संख्या 1 लीटर में खुली हुई थी, वही तो था। मोलरता का फॉर्मूला भी वही आ गया। मोलरता क्या हो गई, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किस में, लीटर में। ऊपर यही तो लिखा था, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला भी भाई बन जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको विलेय के मोलों की संख्या दे दिया और आपको क्या दे दिया, विलयन का आयतन दे दिया और आपसे कहे मोलरता निकाल दो, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आता। तो क्या होता है, आपको कुछ हिंट्स दी होती हैं, हिंट्स का मतलब कुछ और चीज़ें गिवन होती हैं, तो आपको वहाँ से इस चीज़ को लाना पड़ेगा, यानी विलेय के मोल निकालने पड़ेंगे और विलयन का आयतन निकालना पड़ेगा लीटर में, है ना। फिर आप कर लोगे इजीली क्वेश्चन। यानी हमें मोलरता निकालने के लिए ये दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर मोल नहीं गिवन तो आपको मोल का फॉर्मूला आना चाहिए भाई, कि मोल को हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, अगर आपको जिस भी सब्सटेंस का मोल निकालना हो, जैसे तो आपको क्वेश्चन में तो विलेय की ही निकालने हैं, क्योंकि विलेय की रखने हैं, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम हो उसके निकालने हैं। लेकिन अदरवाइज़ आपको कभी भी किसी के भी मोलों की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला एक ही है, आप भार बटे अणुभार कर दो। भार क्या होता है, भार होता है गिवन वेट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और अणुभार क्या होता है, अणुभार होता है जब आप कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, सपोज दैट आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, तो आप क्या करो, इन सब के परमाणु भारों को जोड़ दो, तो वो उसी को क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का होता है भार बटे अणुभार, ठीक है। किसी के भी निकालने हो आप भार ऊपर रखो और अणुभार, उन दोनों का रेशियो निकाल दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, भार को बोलते हैं क्या होता है, उस अलग अलग चीज़ वो मान के चलते हैं, है ना। आप बुक से पढ़ रहे हैं, NCERT से पढ़ रहे हो, वहाँ कुछ और मानेगा। आपने कोई स्टैंडर्ड बुक खरीदी हुई है, वहाँ पे कुछ और, मानने वाली चीज़ों को आप कुछ भी मान के चल सकते हो। लेकिन सही वो रहता है कि आपको एक ऐसी चीज़ मानो जो आपको याद रहे और आसान हो। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, 2 चीज़ें पढ़ी है ना आपने, विलेय और विलायक, है ना, पढ़ी है विलेय और दूसरी पढ़ी है विलायक।
अब विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। तो यदि आप विलेय का भार मानो तो आप उसको मानो स्मॉल w, और विलेय का अणुभार मानो तो आप उसको मानो स्मॉल m। ओके, सेम अगर आप विलायक का भार मान रहे हो तो उसको मानो कैपिटल W, और विलायक का अणुभार मान रहे हो तो उसको मानो कैपिटल M। अब ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, इनकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप किसी चीज़ को लेटर्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को ये मानना है ना। जैसे आपको छोटी क्लास में क्वेश्चन करते थे बहुत सारे तरीके के, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, तो आपको पता होना चाहिए ना। स्पीड को बार बार आप नहीं लिख सकते, स्पीड इजिकल टू दिस, टाइम इजिकल टू दिस। आप क्या करते थे? स्पीड को एस, टाइम को टी और डिस्टेंस को डी बना देते थे। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ किए हैं। सेम ऐसा यहाँ पे भी होता है। आप बार बार थोड़ी लिखोगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का आयतन, ये वो नहीं लिख सकते ना। तो उस तरीके से आपको इनको लेटर में रिप्रेजेंट करना ठीक होता है। आपने देखा होगा तत्व कितने आपके सारणी में, जो आपके आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं, तो आप तो उनको नाम से भी याद रख सकते हो। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया है, नाम की बजाय रिप्रेजेंट कराया है ना। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है लेटर में, जिससे कि आपकी चीज़ें आसान बन जाए। ठीक है, तो अब आपके पास ये है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे, यानी कि मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन है। तो आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करो। कैसे करना है? आप मोलों की संख्या वाला फॉर्मूला रख दो ना। मोलों की संख्या कैसे निकाली थी? भार बटे अणुभार से, तो इसकी जगह पे भार बटे अणुभार रख दो। और विलयन का आयतन है, ठीक है, विलयन का आयतन किस चीज़ में? लीटर में। तो फॉर्मूला आ जाएगा मॉडिफाई होकर ये। अब आप लोग बोलोगे ये कैसे आ गया, हमें तो नहीं आता करना। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार नीचे देख लो, यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल है। मैं पहली बात तो लेटर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो जैसे विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणुभार। भार मीन्स W अपॉन अणुभार M। देखो मैंने स्मॉल माने हैं, स्मॉल इसलिए माने हैं क्योंकि विलेय क्या है, विलेय कम मात्रा में होता है तो आप स्मॉल लेटर ले लो। विलायक ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो कैपिटल लेटर ले लो। ठीक है, अब है विलयन का आयतन, किस में? लीटर में। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपको आयतन जो होता है ना वो ml में गिवन होता है। ओके, लीटर में नहीं होता, आपको लीटर में चाहिए। कन्वर्ट आपको करना है ना, में कर मतलब क्वेश्चन में करके नहीं देगा आपको कि आप लीटर में दिया हुआ है या फिर आप इसको ऐसे चेंज कर लो, वो नहीं बताएगा। हाँ, उसने हो सकता है आपको लीटर में मिल जाए, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिला है तो आपको क्या करना है? तो आपके पास जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो लीटर में नहीं है, किस चीज़ में? ml में है। तो आप क्या करोगे? उसे 1000 से भाग लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। ध्यान रखना, अगर ml में है उसको लीटर में कन्वर्ट रखना है तो 1000 से डिवाइड लगाना है। तो आपको क्या करना है? मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होता है कि ml में गिवन है, तो ये मान के चलो। देखो ये विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, और आयतन क्या है? V, और अपॉन ml में है ये 1000। ओके, तो आप क्या यहाँ से करोगे? W अपॉन M। देखो जब इस तरीके से आपको फॉर्म मिल जाए ना तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? W अपॉन M, ऊपर वाले को ऐसे लिख दो और नीचे वाले को ना इस भाग के निशान को मल्टीप्लाई बना दो और इसको पलट दो। पलट दो मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो उनको पलट देंगे क्या? जो नीचे था वो ऊपर पहुँच गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। इस तरीके से फॉर्मूला आ गया ना डिस्क्राइब होके। W मीन्स भार, अणुभार, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है और ये ऐसे लिखा हुआ है जो चीज़ों का, मतलब जो नाम है, V का जो नाम है। ठीक है, तो ये सब है, ये सब आप इजीली कर सकते हो। मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। आगे आप मैंने लिखा हुआ है ऐसे डिटेल में, लेकिन आप हो सके कोशिश करके इतना इतना उतारने के बाद आगे खुद करके देखना। ठीक है, लास्ट तक जब आपकी मोलरता कंप्लीट हो जाएगी। इवन मैं तो ये कहती हूँ बस एक बार थ्योरी लिख ली, और थ्योरी लिखने के बाद क्या करो, आप मोलरता का फॉर्मूला से लेके पूरा नीचे तक खुद करो कैसे कैसे करता है, तो आपको बाद में अलग से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं, बात करते हैं मोलैरिटी की यूनिट की। तो मोलरता की यूनिट क्या होते हैं? मोलैरिटी मीन्स मोलरता, इंग्लिश के नाम लिखे हुए हैं, जो मैंने लिखा हुआ है ना बस उसको ध्यान रखना, बाकी कुछ ना बुक से पढ़ने की ज़रूरत है ना अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब यूनिट्स कहाँ से आए? यूनिट्स भी याद करनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं, बहुत कम चीज़ें होंगी जो मैं आपसे बोलूँगी कि इसको याद कर लो, रट लो, है ना।
बहुत कम चीज़ें मोस्ट मैं मतलब मुझे यहाँ तक लगता है, मैं किस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि आप इसे रट लो, हर चीज़ को हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जिस भी फॉर्मूले के लिए आप यूनिट निकालना चाह रहे हो, जिस भी मतलब कोई भी आपके पास टर्म है उसकी यूनिट निकालना चाह रहे हो, तो आपको क्या आना चाहिए? उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आता है तो आप क्या कर लोगे? आप यूनिट निकाल लोगे। जैसे मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या, कौन विलेन का आता है? लीटर में। तो जो यूनिट है ना वो यहीं से आएगी, ठीक है, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, देखो यूनिट क्या होती है पहले ये समझ लो। पहला लेक्चर है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और जिसने भी केमिस्ट्री अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है वो इस चैनल से जुड़ के अपनी पूरा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कर सकता है। और नोट्स बिल्कुल बना लेना, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में ये नहीं आप सारे लेक्चर किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लोगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने जो हैंड रिटन नोट्स है जो आप खुद बनाओगे ना वही काम आने वाले हैं। तो इसलिए पढ़ाने के लिए मैं बोर्ड पर पढ़ा सकती हूँ, पर वहाँ पे बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता। उतने अच्छे से समझा सकते हो आप, लेकिन लिख के नहीं दिखा सकते हो। तो सही ये है कि मैंने आपको, मुझे लगा नोट से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है, मैं लिखूँ और आप समझ जाओ कि हमें एग्ज़ाम में ऐसा ही लिख के आना है, ठीक है। तो क्या था, हम कहाँ पे थे? यूनिट पे थे। तो यूनिट होती है हम जिस चीज़ को मेज़र करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में मेज़र करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, आप आलू खरीदोगे तो क्या बोलोगे? इतने ग्राम आलू खरीदने, इतने किलोग्राम आलू खरीदने। कपड़ा खरीदोगे, इतने मीटर कपड़ा चाहिए, है ना। इस तरीके से आप लंबाई को, द्रव्यमान को आपने यूनिट्स बनाई हुई कि हम इस चीज़ को इसमें मापेंगे, राइट। तो यही यूनिट होती है। तो ऐसे होता है कि अगर आपको मोलों की संख्या चाहिए ना तो वो मोल में ही होगी। अभी मोल क्या होता है हमने तो ऐसा कोई मतलब नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने। क्लास 11th में कितने SI मात्रक थे? 7 मूल राशि आती है, उनके 7 मूल मात्रक थे क्लास 11th में। अब आपको 7 के साथ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लेना, और नहीं भी करना है तो एक याद कर लेना कि पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि अब आप 11th का पढ़ोगे, आप 12th का पढ़ो, जो जो आएगा मैं साथ साथ बताती चलूँगी, ठीक है। तो विलेय की मोलों की संख्या क्या होगी? मोल में होगी। विलयन का आयतन लीटर में, यानी लीटर, तो इसको बोलेंगे मोल प्रति लीटर। या फिर दूसरा बोल सकते हो कि आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो ना तो कैसे कर सकते हो? देखो मोल ऊपर है तो मोल को मोल रहने दो, और ये यहाँ पे देखो भाग का निशान लगा हुआ है, इसको बोलते टाइम मैं ऐसे बोल देती हूँ मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर। तो आप इस भाग के निशान को हटाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लीटर ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच जाए, तो पहुँचा दो। लेकिन क्या होता है, ये बदल जाता है। देखो यहाँ पे लीटर की पावर क्या है? 1 है। 1 मतलब कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और ऊपर जाएगी ना तो -1 होगी। सपोज दैट ये -1 होती तो ऊपर जाके +1, यानी जो भी आपकी पावर होती है वो ऊपर से नीचे एक्सचेंज होते टाइम अपना साइन चेंज कर लेती है, +2 माइनस, -2 प्लस, ओके। तो ये आपका था मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स, इसको लीटर इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। -1 को बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी मोलरता थी। अगर आपको मोलरता समझ में आई है ना तो नेक्स्ट मोलरता है जो कि बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी, जितने अच्छे से अगर आपको मोलरता समझ में आई होगी। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मोलरता बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ रह गई है, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। तो एम से क्या प्रदर्शित करते हैं? मोल पर लीटर को। हाँ होता है, ऐसा होता है कभी कभी बुक में आपको, मतलब कोई भी मान लो आपने मोलैरिटी निकाली, तो मोलैरिटी निकाली है ना तो आपको उसकी यूनिट क्या लिखना है? मोल पर लीटर लिखनी है। लेकिन बुक्स में ऐसा होता है कभी कभी मोल पर लीटर में ना देखे कैपिटल M लगा देता है। मान लो 5 मोल पर लीटर आया है ना तो ऐसे लिख देता है 5M। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये यही कह रहा है कि 5 मोल प्रति लीटर ही आया है, ठीक है। तो बस यही था। मोललता क्या होती है? मोललता होती है मोलैरिटी। 1 kg विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मैंने बताया था ना, अगर मोलरता में क्या था? मोलरता में था 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलय के मोल, और इसमें क्या है 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है। मोलरता में 1 लीटर विलियन में, विलायक नहीं था, सॉरी गलती से भूल गया, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या थी। और अब यहाँ पर किस में घुला हुआ है? 1 किलोग्राम विलायक में। समझ में आया चीज़ें? देखो विलायक और विलयन में अंतर होता है। विलायक विलयन का मेजर कंपोनेंट होता है। विलायक क्या होता है? विलयन का मेजर कंपोनेंट होता है जिसकी मात्रा अधिक हो। विलयन क्या होता है? विलय और विलायक को जोड़ के बनता है विलयन। समझ में आया? ये याद रखना, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, ठीक है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी ना तो इसकी नीड पड़ेगी वहाँ पे।
ओके, तो ये लाइन याद रखनी है, विलेय और विलायक को मिलकर विलेय बनता है, ठीक है। तो मोलता क्या होती है, मोललता होती है कि अगर आपके पास विलायक कितना है 1 किलोग्राम है और उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए इसके सोल्यूट के यानी कि विलेय के, तो उसको कहते हैं विलयन की मोललता, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, सीरियल से पहले कैप मतलब मोलरता है तो उसको कैपिटल M, और फिर सेकेंड मोललता है तो इसको स्मॉल m। फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो अगर मोलरता का समझ में आया हो, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, जैसे पहले था वो लीटर में था, ये केजी में। मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, मैंने पहले कहा था थ्योरी लिखी, यहाँ से आगे आप खुद करके देखोगे, ओके। तो मोलरता को m से बता दिया था। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अनुभार W/m और मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वहाँ पे आया था V, और यहाँ पे W क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है। अब इसको सॉल्व ना मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिखना है पूरी तरीके से, जैसे पहले मोलरता में बताया था। अब मोलैलिटी की यूनिट ये भी मैं पीछे बता चुकी हूँ, वहाँ पे आया था मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ लीटर विलियन मतलब आयतन था विलियन का, इसलिए वो लीटर में आया। अब क्या है, द्रव्यमान है तो किलोग्राम में आएगा, तो मोल पर किलोग्राम, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को देखो क्या क्या बोल सकते हैं आप, मोल अंश बोल सकते हो, मोल प्रभास बोल सकते हो, ठीक है। कुछ भी बोल लो, पेपर में कुछ भी आए एक ही बात है, मोल अंश है, मोल प्रभास है, मोल फ्रैक्शन है। तो होता क्या है, ये होता क्या है, सिंपली ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी सिस्टम मान सकते हो, सोल्यूशन मान सकते हो, कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, ओके। 2 कंपोनेंट यानी कि आप ऐसा मान लो, ये कोई भी आपके पास बीकर है और इसमें एक कंपोनेंट A और एक कंपोनेंट B है। जो A के मोलों की संख्या है ना वो Na है, और जो B के मोलों की संख्या है वो Nb है। समझ में आया, Na किसके मोलों की संख्या है A के, और Nb किसके मोलों की संख्या है B के। कोई और भी कंपोनेंट मान सकते हो आप, CD उनकी Nc और Nd हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स को तो N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A के है तो A लगा देंगे, B के है तो B लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे देखो मोल अंश निकालना है तो मोल अंश अलग अलग निकलता है, A का अलग और B का अलग मोल अंश। और मोलरता और मोललता में ध्यान रखना है वो विलियन की निकलती है पूरे, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग अवयवों का निकलता है। घटक बोल दो, अवयव बोल दो, कंपोनेंट बोल दो, ठीक है, या फिर सब्सटेंस बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो विलयन में, विलेय या विलायक में ध्यान से पढ़ना, विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा, पहले मैं आपको समझा देती हूँ एग्जाम्पल से और उससे फॉर्मूले से, तो देन आप थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे। ध्यान रखना, मोल अंश को x से दर्शाते हैं, x है ये, ठीक है, x से दर्शाते हैं, स्मॉल x। नोट बाद में पढ़ते हैं, पहले आ जाओ फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले हमने पहले देखो थ्योरी में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोई भी आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट ए बी, आप कितने भी कंपोनेंट मान लेना वही बात रहेगी। आपको जिस भी कंपोनेंट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। सपोज दैट मुझे ए का निकालना है, तो ए का मुझे निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगी, उसने कहा था जिसका भी निकालना है उसके मोलों की संख्या और अपॉन किसके मोलों की संख्या, टोटल जो भी विलयन में प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, ए और बी, तो Na प्लस Nb। तो इनका जो रेशियो आगा, जिस घटक के निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या, मतलब कुल जो विलयन में उपस्थित है उनका जो रेशियो उसको कहते हैं उस अवयव का मोलंश, जिसको हमने ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये होता है मोलंश, ठीक है। यहाँ से जब आप इस फॉर्मूले को इजीली लर्न कर लोगे तो आप थ्योरी निकाल सकते, थ्योरी लिख सकते हो, कैसे कि जिस घटक का आपको मोल अंश चाहिए उसके मोलों की संख्या का अनुपात विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात, मतलब जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, मोल अंश। बस आपको बता रही हूँ, आप फॉर्मूले लर्न करके थ्योरी इजीली लिख सकते हो। कभी कभी समझ में नहीं आता कि थ्योरी स्टार्ट कहाँ से करें, है ना, तो जब आप फॉर्मूला लर्न हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब नोट कर लो, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, मोल अंश का मान ताप पर भी निर्भर नहीं करते। अब तुम्हें ये भी पूछोगे दीदी, अब भी ये भी याद रखना पड़ेगा मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं, ये भी याद नहीं करता। वही मात्रक जैसे हमने पहले निकाला था वहीं से मात्रक निकालेंगे और देखेंगे क्यों नहीं होता मात्रक, क्या कमी क्या है इसमें जो इसका मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो देखो Na है ना, Na मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, तो किसमें होंगे, मोल में होंगे, ओके। Na का मतलब क्या है, मोल, किसके, Na के, ये भी मोल में होंगे। Nb भी किस में होगा, मोल में होगा। ये Na के मोल होंगे, ये इसके मोल होंगे, ठीक है ना।
अब समझ में आया, मोल इसकी भी मोल इसकी मोल, तो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 2 है, कुछ भी नहीं होता, इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर देखो 1+1 या जितनी भी इनकी, मान लो आपके पास ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, जब तो 1 1 ले लोगे ना। अभी 1 1 क्या है, 1 1 कुछ नहीं है, इनके मोलों की संख्या है। मान लो जो Na है उसकी वैल्यू 1 मोल है, यानी ए का जो मोलों की संख्या है वो 1 मोल है, बी के मोलों की संख्या 1 मोल है। तो आप क्या करोगे, मोल को कॉमन ले लोगे और अंदर क्या बच जाएगा, 1 और 1 2 बच जाएगा। ठीक है, मोल आपने बाहर ले लिया है ना, तो अंदर 2 बच जाएगा, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इसके पास कोई भी क्या यूनिट दिख रही है आपको ऐसे, मोल पर लीटर, मोल पर केजी या खाली मोल, कुछ नहीं है ना, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता। याद क्या रखना है कि ये ताप पर निर्भर नहीं करता। मैंने कहा था ना, ज़्यादा चीज़ याद नहीं करनी है, सब कुछ आपको फॉर्मूले, थ्योरी, इन सब चीज़ों से सब चीज़ लर्न हो जाएगी। ठीक है, बस अब देखो ये आपको याद रखना है कि मोल अंश का मान ताप पर निर्भर नहीं करता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, अब इस फॉर्मूला जैसे अब एग्ज़ाम में मैंने ना सब कुछ ऐसे लिखा है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से सब लिख के आओ, और ये मत सोचना कि हम हिंदी में है तो इंग्लिश में ना लिख के आए, कुछ नहीं होता। आप मिक्स में भी करके आओगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इवन मैं ये कहती हूँ कम्प्लीटली आप हिंदी में लिखते हो ना, उससे ज़्यादा अच्छे हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं कि आप दोनों को मिक्स करके लिख रहे हो। ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है, बट नॉर्मली आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको किसी भी फॉर्मूले को लिख के पता जरूर देना है कि आपने जो चीज़ों को ये लिखा है ना, ये है क्या, है ना। अगर हिंदी में लिखोगे तो हाँ तो पता है, अगर लेटर्स में लिखा है तो है क्या। तो Na क्या होता है, ए की मोलों की संख्या, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में लिख सकते हो। ए जो Na क्या है, ए घटक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कॉम्पोनेंट, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कॉम्पोनेंट, और Xa क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा ए कॉम्पोनेंट का। ओके, तो आप XB के लिए होमवर्क से निकालोगे, XB किसके लिए, B के मोलों की संख्या इसी सिस्टम के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है, एक और नोट लिखा हुआ है, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग क्या होता है, 1 होता है। विलयन में उपस्थित क्या होता है, विलयन में उपस्थित जो सभी अवयवों के मोल अंशों का क्या होता है, जो योग होता है ना, वो 1 होता है।